विद ऋचा में आज हम मिलेंगे प्रतीक्षा तोंडवलकर जी से और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी की हर तकलीफ, हर मुश्किल का सामना किया और बिना रुके, बिना झुके उनको पार किया। जानेंगे कि जब आसपास कोई सहारा नहीं था तो कैसे उन्होंने आगे बढ़ते रहने की हिम्मत दिखाई। देखेंगे कि सिर्फ 7वीं पास लड़की जो 19 साल की उम्र में विधवा हो गई थी, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्वीपर की नौकरी दी गई थी, वो कैसे बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद तक पहुंची। चौंक गए ना आप? तो चलिए ध्यान से सुनिए ये बातचीत। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा प्रतीक्षा तोंडवलकर जी से, फ्रॉम स्वीपर टू एजीएम। प्रतीक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। थैंक यू सो मच। और सच कहूँ तो आपकी ज़िंदगी के इतने सारे पहलू हैं जो मैं दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूँ। इतनी इंस्पायरिंग कहानी है आपकी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से बात शुरू करूँ। लेकिन एक बच्ची जिसकी पढ़ाई 7वीं कक्षा में छूट जाती है, उसके बाद वो ग्रेजुएशन करती है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और एग्ज़ाम्स देती है। कितनी लंबी प्रतीक्षा रही क्लास 7th ड्रॉप आउट से लेकर ग्रेजुएट होने तक? क्लास 7th में जब मैं गई तो लगभग मेरा 16 कंप्लीट होके 17 ईयर्स में मैं चली गई थी। तो उस टाइम फिर जो बंद हो गया पढ़ाई, वो पूरा करके ख़त्म होने को, ग्रेजुएशन होने को मेरे को 30 साल लगे। 30 साल? 30 साल। लेकिन आप भी ज़िद्दी हैं। हाँ, क्योंकि कोई है नहीं पढ़ाने वाला या पढ़ो करके इनकरेज करने वाला। जो भी है अपने को ही जैसे लग रहा है। मैं मीन्स जैसे ही मैं बैंक में जाती थी, जो भी मैं टेबल चेयर सारा क्लीनिंग करती थी, तो मेरे दिल में हमेशा आता था कि इन साफ किए वाले चेयर पे मैं कब बैठूंगी। क्या बात है, ये सपना देखा था। तो उसके लिए फिर आगे पढ़ने के सिवाय तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। किसी भी कीचड़ से अगर ऊपर उठना है तो एक ही धागा है जो कि पढ़ाई का है। अगर आप वो सही तरीके से उसको समझ लेते हो और आपको जैसे जिस एरिया में आपको अच्छा लगता है उस एरिया में आप बढ़ते हो ना, तो आपका कोई हाथ पीछे कर ही नहीं सकता, आप आगे बढ़ते ही जाते हो। लेकिन प्रतीक्षा जी, कई बार जैसे सब बच्चे, हम लोगों के सबके बच्चे हम लोग स्कूल में भेज देते हैं, मुझे कई बार लगता है इन बच्चों को एजुकेशन की वो वैल्यू कभी समझ नहीं आ सकती जो उस बच्ची को तब समझ में आई होगी जिसकी 7वीं में पढ़ाई छुड़ा दी गई। वो समय आज भी याद आता है? कभी दुख होता है? क्या था वो समय? 7वीं का एग्ज़ाम के बाद माँ बाप ने मेरे तय किया शादी करने का, तो स्कूल लिविंग तो लेना है। तो मेरे पिताजी ने मेरा स्कूल, अरण्येश्वर स्कूल जो है पद्मावती में, वो फर्स्ट टाइम देखा। और जब मेरे पिताजी वहाँ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांगने गए तो वहाँ एक इंग्लिश पढ़ाने वाली पंडित मैडम करके थी। तो उन्होंने मेरे पिताजी को बोला कि अच्छी ये लड़की पढ़ाई में होशियार है, जो भी वो पढ़ती है या करती है, एक बार अगर पढ़े तो उसके बराबर दिमाग में रहता है, शार्प है। आप ऐसी लड़की का क्यों भविष्य बर्बाद करने पे तुले हो? अगर आपसे, मेरे माँ बाप तो पुअर थे, मीन्स जब बाढ़ आया था उसमें उनका सारा घर बार पूरा बह गया था। फिर तो इससे ऊपर आना और सारा पढ़ाई और वो देना, और समाज की रचना भी उस टाइम ऐसी थी कि जैसे ही लड़की सयानी होती है उसकी शादी करा दो। तो उन्होंने जब कहा कि आप मुझे ये लड़की दे दो, मैं इसका लालन पालन करूँगी, इसको अच्छा पढ़ाऊँगी, अच्छा बड़ा बनाऊँगी। तो आपको उस समय क्या लग रहा था? मैं तो इतनी छोटी थी कि शादी क्या होती है वो भी समझ में नहीं आता है। जब मैं एक दिन दिवाली के टाइम रंगोली निकाल रही थी दरवाजे में, तो मेरी पहले वाली जो सदाशिव कड़ू, मेरे पहले हस्बैंड का नाम, तो उनकी मदर, उनकी बहन और सदाशिव, ये तीनों आए थे। और जब वो आए, चाय वाय पिए, पोहे वगैरह जो भी खाए और चले गए, उसके बाद फिर मेरे घर में मुझे मालूम पड़ा कि तुझे तो लड़के देखने आए थे। नहीं, लेकिन जब आपको ये पता चला होगा कि आपकी को स्कूल से निकाला जा रहा है, पढ़ाई बंद हो जाएगी, अब शादी करनी है, तो आपने विरोध नहीं किया? आपने कहा कि उस टाइम वॉइस ही नहीं रहता था ना, लड़कियों को कोई पूछता ही नहीं था कि आपकी क्या राय है। हम जितना आज पैम्पर करके हम बच्चों को जो चाहिए वो दे सकते हैं, वैसे उनका ही ठिकाना नहीं था ना, 2 टाइम क्या खाए, उनके ही प्रॉब्लम थे, तो वो कहाँ से ये रिस्क ले।
तो आपने कुछ नहीं कहा? मीन्स मुझे कुछ भी उस टाइम का समझ में नहीं आता है कि मैंने क्या रिएक्ट किया होगा या शादी कर दी। मतलब विरोध नहीं किया, लेकिन अपने में कभी रोई, दुखी हुई कि क्यों मेरी शादी हो रही, क्यों मेरी पढ़ाई छूट शायद गई? हो गई होंगी, मगर आज इतना उम्र के बाद और इतना पढ़ते समय या स्ट्रगल करते समय आज इतना मैं प्रसिद्धि मुझे मिलेगी ये भी कहाँ मालूम कभी था। नहीं सोचा? कभी नहीं सोचा था। ये तो भगवान की कृपा है। कठिनाइयाँ भी उन्होंने ही दी, मगर रास्ते भी उन्होंने ही दिखाए। सिर्फ भगवान से हमेशा यही प्रार्थना रही कि जब भी आप कठिनाई दे दो तो रास्ते भी मुझे आप अच्छे ही चुन के दे दो, वो भी आप ही के हाथ में है। क्योंकि मेरी उम्र उस टाइम जब विनायक के पिताजी एक्सपायर हो गए, 1 साल का जब विनायक था बड़ा बेटा, तो उस टाइम मैं हार्डली 19 साल की थी। 19 साल की इसमें मैंने सेकंड मैरिज 30 साल आफ्टर पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद किया। तो उस बीच तो मुझे मेरे बच्चे को ही मुझे देखना है। और ससुराल वाले तो बोलते थे कि जिस लड़के के लिए हमने तेरी सी शादी करवा के हम लाए वो तो रहा नहीं, तो हम तेरे को क्यों पाले। तो वो तो वहाँ रखने के लिए रेडी नहीं थे। माँ बाप ऐसे विचार के थे कि वो बोलते थे एक बार लड़की की शादी हो गई कि वो हमारे लिए मर गई, फिर मैं कहाँ जाऊँगी। तो शादी करके आप पुणे से मुंबई चली गई जी। और आपके हस्बैंड सदाशिव स्टेट बैंक में बुक बाइंडर का काम बुक करते बाइंडिंग का काम करते थे। लेकिन 2 साल में ही उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, 1 साल, विनायक 1 ही साल का था उस टाइम। मीन्स शादी को 2 साल जैसे हो गए। गांव में हमारा ऐसा रिचुअल्स है कि जैसे ही लड़का हो जाता है तो गांव में उसको भगवान के पैर छूने के लिए लेके आना। फिर जैसे ही वो पैर छू के सारे भगवान के आ गए घर, और उन्होंने बोला कि आप चूल्हे पे पानी गर्म करने के लिए रख दो, मैं नहाने जाता हूँ। तो वो चले गए और उस कुएं में ऐसे खोद के रखा था और ऐसा मोटार डाला हुआ था। तो मोटार का जो पाइप था, तो जैसे ही उन्होंने छलांग मारी उनको यहाँ लग गया। जैसे ही लगा वो गुजर गए करके हमें बच्चे बताने आ गए। सिर्फ 19 साल की उम्र, 2 साल शादी को हुए, 1 साल का बेटा, पति की मृत्यु, और उसके बाद ससुराल वालों ने भी, ना ससुराल वालों ने ना मायके वालों ने साथ नहीं दिया। क्या किया आपने, कैसे दिन बिताए? जैसे वो बुक बाइंडिंग का काम करते थे, तो एक दिन 2-3 महीने बाद वहाँ से मुझे मैसेज आया कि आप बैंक में आ जाओ। साकिना का ब्रांच में वो बुक बाइंडिंग का काम करते थे। तो उन्होंने जो काम किया हुआ है उसके कुछ पैसे का हमने बैंकर चेक बनाया है। बैंक में तो ऐसे पैसे दे देते नहीं, तो आप बैंकर चेक के पीछे आप साइन कर दो रेवेन्यू स्टैंप लगा के और आप पैसे ले जाओ। तो मैं चली गई लड़के को लेके गोदी में, और फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि अभी तो आप ये पैसा दे रहे हो, इतना हार्डली 100-150 रुपया रहेगा, तो इसमें मैं कितना दिन गुजारा कर पाऊँगी। और अभी तो मेरे अपनी की तो जिम्मेदारी है ही, मगर मुझे उसको भी तो बड़ा करना है। तो मुझे कुछ भी चलेगा, जो आपको लगता है कि 7वीं पास थी तो अच्छा वाला तो जॉब मिल ही नहीं सकता था। तो उन्होंने फिर 4 महीने बाद मुझे बुलाया और फिर मुझे 2 घंटा पार्ट टाइम स्वीपर का जो लेटर था वो मुझे दे दिया। स्वीपर की जॉब। लेकिन ये जो 2-4 महीने तब आपने कैसे बिताए, जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, और बेटा कैसे पाल रही थी उसको? अभी ससुराल वालों ने तो घर से निकाल दिया था ना आपको? ससुराल वाले ने घर से निकाला था, मगर मैं कहीं जा ही नहीं पाती थी ना। तो हम चौल में रहते थे, तो हम वहीं पे रहते थे। मैं ब्लाउज सिलती थी, किसी का फॉल बीडिंग वगैरह करना है वो करती थी। तो चौल में मैं और मेरा बेटा, जो भी वो सामान था हमारा सारा उधर रखा था, और फिर मैं उधर ही रहती थी। फिर चौल वाले हम लोग सार्वजनिक ऐसा संडास था, तो हमारा सेकंड लास्ट घर था। हर कोई, जितनी भी चाल वाले थे, 20 चालें थी, हम 19 नंबर वाले में रहते थे। तो हर कोई वॉशरूम यूज़ करने तो वहाँ आएगा ही, क्योंकि पूरे चौल के लिए सार्वजनिक वही था। तो जब भी वो आते, तो जब आते तब वो मेरे सास को हर कोई बोलता था कि जान जवान लड़की है, इतने से लड़के के साथ ऐसे ही बाहर रह रही है, ये ठीक नहीं है। और उतने में थोड़े दिन बाद हमारे बाजू में एक वाकचौरे करके रहते थे, तो उनका इकलौता लड़का था, वो गुजर गया।
फिर वो जब जनाजा निकल रहा था तो लोग उनको, मेरी सास को बोल रहे थे कि हमारा तो नामो निशान लेने वाला भी कोई नहीं रहा, तेरा तो कोई तो है। तो वो थोड़ा सा उसको लगा और फिर उसने अपना अपना करके तुम एक कोने में घर में रह लो। तो फिर आपको स्वीपर का काम मिला सुबह के 2.5 घंटा वो काम कर, कितनी पगार थी आप? उस टाइम 2 घंटे के लिए कुछ 68 या 65 ऐसा ही 2 घंटे का सैलरी महीने का मिलता था। 65 रुपये? हाँ, और उतना ये 1985 की बात है। तो जैसे जैसे बाद में फिर 3/4 हो गई, मैसेंजर हो गई, उसके बाद फिर सैलरी भी बढ़ गई। फिर कैसे बढ़ी आगे? मतलब सोचिए, मैं किसी को भी बोलती हूँ ना फ्रॉम स्वीपर टू AGM, लोग हैरान होते हैं कहानी सुन के। तो ये फिर अब स्वीपर का काम शुरू हो गया, उस दौरान 65 रुपये में अगर खर्चा नहीं चलता तो फिर आप और काम भी करती थी? और काम करती थी। लड़के को हम लोग जब भी कांजूरमार्ग में रहते थे तो कांजूरमार्ग से कुर्ला में एक छोटे बच्चों का ऐसे जिससे आवाज़ आता है, चाँव चाँव ऐसे जो चलते हैं बच्चे, तो वो आवाज़ आता है, तो वो वाला एक कंपनी था। तो उसमें मैं 15 रुपया डेली वहाँ मिलता था, पर सुबह 11 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक वहाँ डाई मशीन पे काम करना है। तो वो मैं करके उससे फिर मैं गुजारा। तो उसमें बच्चे को कौन संभालता था? बच्चे को साथ में लेके जाती थी, वो मेरे बाजू में ही बैठेगा। बैंक भी नहीं? नहीं, बैंक में नहीं, बैंक तो मॉर्निंग में था ना, सुबह 6 से 8 बैंक का ख़त्म होता था, तो मैं 5 साढ़े 5 ही उठ जाती थी। और जब भी कभी ऐसे विनायक कभी मांगता है कि मम्मा पार्ले जी का बिस्किट लाओ ना थोड़ा, तो मैं लिटरली 1-1 2-2 स्टॉप उतर जाती थी पहले ही, और जो पैसे 5 पैसे 10 पैसे बचते थे वो 4-5 दिन में इकट्ठा करके और फिर मैं मेरे बेटे के लिए एक पार्ले जी का पूड़ा लेके जा पाती थी। जब उसका एडमिशन का टाइम आया तो हमारे बाजू में कौसाबाई करके एक औरत रहती थी, तो स्कूल में एडमिशन के लिए कम से कम 1,500 रुपया तो चाहिए, पैसे तो नहीं है, क्या करे। ऐसे ही बारिश का मौसम था, वो चोर बाजार में जूते बेचती थी, मीन्स चोरी के जो आते हैं वो वापस उसको ठीक ठाक करा के वो बेचने का। वो बोली तो चल, मेरा प्रतीक्षा नाम मेरे सेकंड मैरिज के बाद मिस्टर प्रमोद ने रखा, मेरा पहले का नाम तुलसा था, तुलसा। तो बोली तुलसा चल तू मेरे साथ, मैं तेरे को ऐसा प्लास्टिक का जो जूते है वो भर के देती हूँ गोने में। और फिर उसने वो अपने पहचान से और थोड़ा एक पतला सा चेन था तो वो गिरवी रख के 500 रुपया वो, और मैं गई वो सारा स्टैंडर्ड स्टोर से मैं वो पूरा बोझा सर पे ढो के ट्रेन में फिर कांजूरमार्ग स्टेशन पे ऐसे बारिश में खड़ा रह के 10 रुपया 15 रुपया 10 रुपया 15 रुपया ऐसा करके आवाज़ दे दे के वो बेचा, और फिर उसका जो प्रॉफिट आया उससे मैंने उसका एडमिशन कराया है विनायक का स्कूल। विनायक का। गॉड, हम लोग शायद ये कल्पना भी नहीं कर सकते इस संघर्ष की, क्योंकि जवान रहते हो, लोग अच्छे नज़र नहीं रहती है, और कोई वीडियो है तो फिर ऐसे लगता है लोगों को कि कौन है इसका, तो क्या ससुराल में तो वो तो देखते भी नहीं है, ननंद और सास तो अपने अपने उसमें में है, इसको क्या है ऐसा। मगर भगवान से यही मांगा कि मैं अपने आप को कभी भी मैं आईने में देखूं तो मैं गर्व से देख सकूं, ऐसा मुझे तुम रखना हमेशा। आप सही कह रही हो। और ऐसे में देखिए कितनी बार ये भी तो होता है, हम कई लड़कियों की जब संघर्ष की कहानी सुनते हैं तो इतने हालातों में फिर बच्चियां गलत रास्ते पे भी चल देती हैं, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता, किसी गलत हाथ में पड़ गई, कहाँ हो गया। मैं आपके साथ भी ये हो सकता था? हाँ, हो सकता था। मगर जैसे ही मैं 10th मेरा मीन्स 7th के बाद मैं 10th का एग्ज़ाम दिया, मीन्स मुझे पढ़ने का इतना शौक था, ये सब करते हुए। हाँ, तो इतना शौक था कि कुछ भी मेरे हाथ में आता है, मैं तरकारी लेके आऊँ, वड़ा पाव लाऊँ, या कुछ भी हाथ में आया तो मैं पहले से खोल के देखूँगी उसमें क्या है, फिर मैं उसमें जो लाई हूँ वो देखूँगी। तो उसमें एक दिन मुझे वो एक न्यूज़पेपर के कटिंग पे मुझे आप डायरेक्टली 7th से 10th को 17 नंबर का फॉर्म सायन में भर के
दिए तो आप उस 10th को अपीयर हो सकते हो। ओ, ये कब देखा आपने? ये जब मैं जब स्वीपर का काम कर रही थी जब उस टाइम। फिर मैंने वो कटिंग ले आई, फिर सकीना का ब्रांच में जो लेडीज़ थी उनको मैंने दिखाया कि ऐसे ऐसे आया है, क्या करें। तो बोले हाँ ऐसे तो बैठ सकते हो। पर मैं बोली फिर मेरा एडमिशन का फॉर्म भरना है, वो भी मुझे आता नहीं है। तो उन्होंने पूरा हेल्प किया, एडमिशन तो हो गया, पर अभी बुक्स वो कौन देगा। तो फिर उनके जो रिलेटिव्स थे या मेरी जो भी फ्रेंड्स थी, उनके जो नज़दीक वाले बच्चे, क्योंकि मुझे डायरेक्ट 10th का तो पढ़ के मुझे कुछ नहीं आने वाला था। तो मुझे 8वीं 9वीं एंड 10वीं तीनों स्टैंडर्ड के मैंने बुक कैसे कैसे करके, लिटरली मैं बोलती हूँ कि एक रद्दी वाला था, उसके पास ऐसी बहुत सारी वो रद्दी लोगों के पास से भंगार वाला ऐसा करके लाता था। हर 8-15 दिन बाद मैं उसकी शॉप पे जाती थी और बोलती थी भैया मैं ये सारा फैला हुआ है ना, ये मैं सारा समेट देती हूँ, आपको इंग्लिश मराठी हिंदी ऐसे अलग अलग बुक्स भी करके देती हूँ। सिर्फ इसमें मुझे 8वीं 9वीं 10वीं के अगर कुछ बुक्स मिले बस मुझे उतने दे वो। और फिर मेरे जो स्टाफ थे सकीना का के, उनके जो भी पहचान वाले या रिलेशन में जो भी थे, उनके जो यूज़ किए वाले बुक्स या नोट्स वाले अपेक्षित वो सारे पुराने जमा कर करके, और सेल्फ स्टडी कोई बताने वाला नहीं है, कोई बताने वाला है नहीं कि आप ये पढ़ो, ये पढ़ने से ये होगा, कुछ नहीं। एक एक लेसन को मैंने लिटरली 5-5 बार रट दिया था। मराठी मीडियम से कर रही थी? मराठी मीडियम। और एग्जाम पास हो गया 10th का? फर्स्ट अटेम्प्ट में 60%। ओह माय गॉड, क्या बात है। तो इस समय भी ताने भी तो सास के नहीं सुनने पड़ते होंगे? पढ़ते थे ना, अभी हम साथ में इकट्ठा एक रूम में रहते भी थे ना मैम, तो भी जैसे ही उसको नींद आ जाती थी ना शाम को, मैं तो दिन भर काम करूं, मुझे पढ़ेगी कब मैं, शरारत ही मेरी है ना अपनी, तो वो लाइट बंद कर देती थी। फिर मेरे बाजू में जो कौसाबाई रहती थी उसका हस्बैंड शराब पीता था, तो उसके पास चपटी बॉटल थी, वो लेके उसमें घासलेट भर के वो घासलेट के दिए पे मैं पढ़ाई की, क्योंकि रोड पे जाके तो मैं पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि जान जवान लड़के अकेली बैठ के पढ़ रही है, किसको बुला रही है, क्या कर रही है, क्या मालूम करके सारा ख्याल रखना है ना, और बच्चे को भी संभालना है। बच्चे को भी संभालना है। प्रतीक्षा जी मैं सच बताऊं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है बातों पर कोई नहीं, पर ये बीता हुआ है, सब कुछ बीता हुआ है मेरे पे। मगर किसी भी हालत में ना मैंने हार नहीं मानी, मैंने सॉल्यूशन निकालती गई। हाँ ये ऑब्स्टेकल है, इसका कुछ ना तो रहेगा ना रास्ता, तो मैंने वो रास्ता अपनाती रही। मैं ऐसे बाप रे ये अभी बड़ा पत्थर आया है मैं कैसे लांघूंगी, नहीं, मैं लांघने की पीछे जाके फिर लांघने की कोशिश करूंगी, या तो मैं थोड़े दिन रुक के उसको थोड़ा 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 तोड़ूंगी और फिर उस साइज का होगा तो मैं पर जाऊंगी जरूर। कोई सपोर्ट, कोई सहेली होती, किसी का कोई तो होता है ना, एक भाई होता है, एक सहेली होती है, कोई दोस्त होता है, कोई ऐसा पॉसिबल मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होता तो और भी अच्छा मैं कर पाती थी, मगर अगर नहीं है तो रुक के कैसे करेगी, आगे तो जाना ही है। क्योंकि अगर ऑफिसर बैंक में बनना है, 1 जनवरी 1990 को मैं मैसेंजर बन गई, फिर मेरा ट्रांसफर प्यून जैसा। वो कैसे बनी है? वो इंटरनली आपका 8 साल बाद अच्छा रिकॉर्ड देखते हैं, हाँ। और फिर आपको वो प्रमोट करते हैं करके पार्ट टाइम से फुल टाइम। हाँ 3/4 1/2 ये करते समय इंटरनली कुछ अलग से एग्जाम्स नहीं है। इवन फुल टाइम मीन्स मैसेंजर जब बनते हो ना उस टाइम भी एग्ज़ाम नहीं है, आपका सारा वो देख लेते हैं रिकॉर्ड और फिर वो अगला रिकमेंड करके हो जाता है। पर मैसेंजर से क्लरिकल बनना है तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। पर उस टाइम 12वीं होते हो आप, 12th होते हो तो भी आप क्लरिकल के एग्ज़ाम को अपीयर हो सकते थे। तो लेकिन अभी तो आपने 10th किया है, फिर 10th के बाद 12th? 10th के बाद मैं मैसेंजर बन गई फुल टाइम, तो मुझे
ज़रूरी नहीं, मीन्स टाइम नहीं मिल रहा था पढ़ूँ या कैसे। तो पूरा दिन व्यस्त रहने के बाद मैंने शाम को फिर नाइट कॉलेज ज्वाइन किया विक्रोली में, कन्नमर नगर। तो कांजूर मार्ग से विक्रोली डेली चल के जाना, चल के आना। कितना दूर है? 4-5 किलोमीटर रहेगा, और पूरा रास्ता शॉर्टकट स्मशान से, पूरा स्मशान भूमि रहता था। पर उसका डर न लगे करके मैं, इंग्लिश तो मैंडेटरी था, इंग्लिश कहाँ से आएगा, तो मैं डेली मेरे हाथ पे जितने भी 8-10 स्पेलिंग्स लिख के लेती थी, और पूरे वो जाते समय, वहाँ से वॉक करते समय रट लेने के, और फिर घर आके एक पेपर पे वो उतारने के और चेक करने के, हाँ अभी ये ठीक है, हो गया। और नाइट क्लासेस कितनी देर की होती थी? नाइट कॉलेज मेरा 6-6:30 से लेके 10 बजे तक, 10:30 हो जाता था मुझे आते आते घर से। तब तक मेरा विनायक वो दरवाजे की दहलीज पे बैठा मेरी राह देखता था। कभी शिकायत फिर नहीं उसके करता बाद था? मैं आऊँगी, फिर स्टोव जलाऊँगी, उसके ऊपर ज्वारी की एक रोटी बनाऊँगी, उसमें पिठला बेसन का घोल जैसा वो बनाते हैं वो बनाऊँगी, फिर हम वो आधा वो रोटी खाएंगे। कभी बच्चे ने शिकायत नहीं की? नहीं, शिकायत नहीं की, कभी भी नहीं, क्योंकि वो सारा स्ट्रगल एकदम साथ में रह के देख ही रहा था ना। सारी दुनिया का गुस्सा उसी के पे ऊपर तो निकलता था। कौन है हक का, कौन था करके वो मेरे आंखों के इशारे से वो समझ जाता था कि अभी मम्मी का क्या है, मूड कैसा है। आंखें अगर बड़ी है तो फिर कुछ नहीं, हिलना नहीं है। और उसका भी पढ़ाई लेते समय मैं उसको शीर्षासन कराती थी, क्योंकि उसके स्कूल में संस्कृत था। अभी भी उसको याद है, सिर नीचे और वैसा करके तो पढ़े भी पढ़ेगा याद और याद भी वैसे ही करेगा करके, वो भी पढ़ाई में अच्छा है। बाद में वो इंजीनियर हो गया, अभी अच्छे से कंपनी में जॉब पे है। अच्छा, आप नाइट क्लासेस जब कर रही थी तब आपने कुछ ये जूडो कराटे भी कुछ सीखा? वो उस कब हुआ? टाइम उम्र कम, लोगों की नज़रें गंदी, तो आप में अगर हिम्मत आनी है, कोई अगर आपको गलत नज़र से देख रहा है तो उसका कॉलर पकड़ना और उसको 2 तमाचा मारना, उसके लिए भी जिसका कोई नहीं होता है उसमें हिम्मत चाहिए ना। तो वो कहाँ से लाऊंगी? फिर मेरे नाइट कॉलेज में जूडो कराटे के क्लासेस चलते थे, तो फिर मैं और आधा घंटा जल्दी जाने लगी, और 1 साल मैंने वो सीखा। क्योंकि मुझे करेज की ज़रूरत थी, ताकि कोई आता है सामने से, क्योंकि बस में ट्रैवल करो, बहुत गंदे गंदे हाथ लगाते हैं। मीन्स अभी भी हम इतने ये हो गए हैं, तो भी जो स्कूल की बच्चियाँ रहती है ना, उसमें इतना करेज रहता नहीं है कि हम ये आदमी को 2 तमाचा मारे। आप 2 मारते हो तो लोग, पब्लिक आती है पीटने के लिए, मगर आप में वो एक उठ के देने को हिम्मत चाहिए। बिल्कुल सही कह और रही हैं। जिसका कोई नहीं होता वो कहाँ से हिम्मत लाए? उसको ऐसी हिम्मत के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालना ही पड़ेगा ना। तो मैंने वो रास्ता अपनाया और अपनी खुद की हेल्प की, ताकि आगे ज़िंदगी में जब भी ज़रूरत पड़े। अभी मैं किसी से डरती नहीं, कभी भी नहीं। जो भी होगा, जो है वो है, ऐसा है। अगर आपको जमता है देखो, नहीं जमता है आप आपके रास्ते में, मेरा रास्ता अलग। क्योंकि टाइम पड़ा तो 2 निवाले, अगर आपका पेट खाली है ना, तो उस टाइम कोई भी 2 निवाले देने नहीं आता। सही कह रहे हैं। बातें सुनाने सब आते हैं, राय देने सब आते हैं, पर मैं देखती ही नहीं थी, क्योंकि मेरा ध्यान बुक में रह करता था। इवन जब मैं IIT पवई ब्रांच में थी, IIT पवई में तो बहुत सारे DDs और वो बनते हैं, तो बहुत रश रहता है बच्चों का DD बनाने के लिए, एडमिशन के लिए। तो काउंटर ऐसा और एक अपने रूम के इतना, यहाँ काउंटर है जहाँ लोग आएंगे, DD का फॉर्म देंगे, फिर वो बनाएगी, और सर्विस मैनेजर जो था वो पीछे बैठा करता था। तो जैसे ही वो DD बना देती थी, ऐसे धड़ाम से रजिस्टर का आवाज़ आता था
कि इसका लिख के हो गया, ये पटक दिया है रजिस्टर। और जैसे ही पीछे जाएगा, मैं वो लेके जाएगी और उनका ख़त्म होता है सर्विस मैनेजर का साइन होके, क्योंकि पूरा साइन चाहिए ना, सभी एक टाइम 20-25 डीडी पे साइन करना है, चेक करके गलत भी ना जाए ना। तो वो होने के बाद मैंने सर को बोला था कि आप एक बेल बजा दीजिए, एक ऐसी राउंड वाली बेल रहती है ना, बस जैसे ही रख दिए कि एक ऐसा ये करो, मुझे समझ में आ जाएगा। और ये बीच में मुझे स्टूल पे बैठ के, मैं वहाँ कोने में बैठ के मैं पढ़ूँ, उसकी मैंने ब्रांच मैनेजर से परमिशन ली थी। तो मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं रहा करता था। तो जब भी मुझे ये ऐसा बीच में टाइम मिला, मैं अदरवाइज मेरे 24 घंटे तो मेरे उतने ही है ना जो सबके हैं, मैं और अलग से कहाँ से लाऊंगी टाइम। क्या बात है। मैं सच बताऊं आपको प्रतीक्षा जी, मैं ये सोच रही थी कि मैं बहुत दुनिया में दूसरी लड़कियों को इंस्पायर करने के लिए इंटरव्यू कर रही हूँ, बट मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हो रही हूँ इस उम्र में भी आपकी। मतलब ऐसा लगता है कि कितनी बेवकूफ़ी करते हैं हम जब हमारा फोकस इधर उधर चला जाता है, अपने काम पर ध्यान नहीं देते और दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं। आज मैं आपसे बहुत ये इंपॉर्टेंट लेसन सीख कर जा रही हूँ। लेकिन अब ये बताइए कि अब ये प्यून का काम हो गया, अब उसके बाद फिर क्लर्क कैसे बनी? क्लर्क बन गई। तो 12 नाइट कॉलेज में मैंने HSC का एग्ज़ाम पास कर दिया और फिर क्लरिकल का एग्ज़ाम दे के 1995 में। अच्छा, क्लरिकल एग्जाम आपका इंटरनल होता होगा? हाँ, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन हो गई आपकी? हाँ, नहीं 12th के बाद मैंने दे दिया था। उस टाइम 12th था, अभी ग्रेजुएशन कंपलसरी है। तो उस टाइम फिर 1995 में ग्रेजुएशन भी हो गया मेरा। उसके बाद मैंने क्योंकि बाद में फिर नाइट कॉलेज में जाने को भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो फिर नाइट कॉलेज भी छोड़ दिया। SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी है सांता क्रूज में, जिसमें मैंने फिर हिंदी मीडियम लिया और फिर मैंने साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट लेके मैंने BA का ग्रेजुएशन। इस सब का खर्चा अपनी सेविंग पर उस टाइम हाँ, अपनी मीन्स एक बार आपको कितना आपके पैर आप फैला सकते हो, आपका बिछोना कितना है, एक बार उसकी आपको आइडिया आ जाती है ना, तो आपको मालूम है कि आपके पगार के 100 रुपये आने हैं, तो 100 में से खाने को इतना जाएगा, इतना जाएगा, और बाकी का जो है वो बचा के रखा। पुराने बुक्स सेकंड हैंड आधे पैसे में, 25% में, ऐसे अगर ढूंढने जाओगे ना तो रास्ते मिल ही जाते हैं। बस हमें शांति से सोचना है। जैसे अभी मुसीबत आ चुकी, अभी मैं क्या करूं, कुछ नहीं है, और फिर जो गलत रास्ता अपनाना है, नहीं, रुकना है 2 मिनट, सोचना है कि हाँ ये आया है, पर मैं इसे कैसे पार कर सकती हूँ, क्या ऑप्शन है मेरे सामने। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान अगर एक रास्ता बंद कर देता है ना, तो 5-6 रास्ते हमेशा खुले भी रखता है। तो हमें बारीकी से ढूंढना है कि कौन सा रास्ता मेरे लिए अच्छा है और मैं उस पर चलूँ। लेकिन प्रतीक्षा जी, क्या होता है ना, हम सब इंसान हैं, है ना, हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से ये तो सोचता ही है कभी कि अरे आज बच्चे के लिए नए कपड़े, या अपने लिए मैं नई साड़ी ले लेती, या आज चलो ये फिल्म देखा है, या ये मेला लगा है कराएं। ये सारी इच्छाएं तो सबकी होती है ना, क्या उन इच्छाओं को हमेशा मारती रही हैं आप? मेरे कपड़ों का तो मुझे वो नहीं था, क्योंकि जब आप स्वीपर या मैसेंजर रहते हो तो बैंक में 2 साड़ियाँ साल की आपको बैंक की तरफ से मिलती है। अच्छा। तो मेरा तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता था। पर दिवाली या कुछ ऐसे रहेगा ना, तो हमारा स्टाफ जमा करके पैसा उसके कपड़े विनायक के लिए दे देता था। आप अपने कोई शौक खुद पूरे नहीं कर पाते? नहीं, कुछ शौक होते हैं, ये भी मीन्स अपने आप को मैंने पढ़ाई में इतना व्यस्त रखा कि हाँ ये शौक मैं पूरे करूँ, या ये शौक रहते भी है, सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। क्योंकि आज अगर मैं जो टाइम की डिमांड है कि आज मैं पढूं और आगे बढ़ूं, उस टाइम की डिमांड के हिसाब से मैं अगर सप्लाई नहीं करूं, तो फिर टाइम जाने के बाद तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे ना, फिर हम कोसते रहेंगे, अरे उस टाइम मैंने ये किया होता तो। ऐसी नौबत नहीं आने के लिए जब भी आपके हाथ में टाइम है उसी का यूटिलाइज करके, क्योंकि आज आप इंटरव्यू ले रहे हो, जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तो मुझे ऐसे लगा नहीं था कि हाँ एक दिन मैं AGM बनूंगी, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि मैं एकदम सिंपल सीधी सादी औरत, इवन आज भी मुझे बुक रीडिंग का शौक शौक है। पढ़ने का। एक बार खाना नहीं दिया तो चलेगा, दिमाग का खाना चाहिए। क्योंकि एक बुक आप पढ़ते हो ना मैम, तो आप उस समझो टाटा को या बिरला को पढ़ लेते हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी सारी जो भी मुसीबतें हैं वो आपके लाइफ में आए, मगर जब आती है तो उन्होंने कैसे उससे रास्ता निकाला। बिल्कुल। हाँ, वो आपके सामने ना ऑप्शंस तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए पढ़ाई किसी गॉसिप करती रहूँगी तो उसमें क्या मिलता था। क्या बात है। और बिल्कुल यही मकसद है कि आपकी कहानी हम चाहते हैं कि सब तक पहुँचे, ताकि अगर किसी के पास ऐसी दिक्कत आए तो वो इंस्पायर हो सके। चलिए, तो अब आपने क्लरिकल का एग्जाम क्लियर कर लिया और आप क्लर्क बन गए स्टेट बैंक में। फिर उसके आगे की यात्रा, क्योंकि उसी दौरान फिर आपको अपने दूसरे पति मिले, हाँ, जिन्होंने आपकी आगे की यात्रा में बहुत साथ दिया, वो थोड़ा बताइए। जब मैं IIT पवई में थी वहाँ पे एक साड़वी करके भाई था, तो मेरे हस्बैंड हमेशा उस भाई को मेरे बोलते थे कि अरे मुझे ना कड़ूबाई से ही शादी करनी है। कड़ूबाई? मेरा नाम कड़ू, विनायक कड़ू सरनेम है ना उसका। सर, हाँ। तो मैंने मेरे भाई को बोला कि देखिए, शादी करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन मैं शादी करने ही वाली हूँ। तो या तो उनको बोलिए ग्रेजुएशन होने तक रुक जाए। फिर वो रुके। उसके बाद हमने शादी की, कोर्ट मैरिज ही किया। और शादी के बाद भी मैंने, क्योंकि वो भी 10th ही पास थे, फिर मैंने उनका भी ग्रेजुएशन कराया और फिर वो भी क्लर्क बन गए बाद में। कंडीशन ही वो थी कि अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो या एक तो मेरा जो बेटा है वो मेरे साथ ही रहेगा। तो आपने अपने हस्बैंड को भी इनकरेज किया, मतलब वो भी क्लर्क थे, लेकिन उन्होंने भी फिर ग्रेजुएशन उनकी भी हो गई। पर उनका बड़प्पन इतना कि मेरी डेडिकेशन और पढ़ाई की तरफ जो मेरा लगाव, वो सारा देख के उन्होंने मेरे लिए ये सपना देखा था कि एक ना एक दिन, वो बोलते थे प्रतीक्षा तू AGM बनेगी। ये उनका सपना मैंने बाद में पूरा किया। वो 4 साल मीन्स एग्ज़ाम के रिजल्ट के 2 साल पहले ही गुजर गए, जब मैं स्केल 4 हो गई थी। तो वो देख नहीं पाए ये चीज़ पूरी? पर उनको पूरा भरोसा था। वो बोलते थे मेरी बाय एक ना एक दिन ये पक्का AGM बनेगी और बड़ी सी केबिन में वो वहाँ बैठेगी ज़रूर। क्योंकि मैं तो सब बोलती हूँ कि मैंने जो इतना स्ट्रगल किया या इतने सारे संकटों का सामना किया, भगवान ने उनका जन्म मुझ पे सिर्फ प्यार बरसाने के लिए ही किया। इतना प्यार बरसाया पूरे लाइफ में। हमारे 25 साल हम शादी के बाद एक थे, मगर क्योंकि ट्रांसफ़र होते हैं तो आप तो चले जाते हो। बच्चे, फिर विनायक, दीक्षा जो 2 नंबर की लड़की है, और आर्य, इन तीनों को फिर अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे उठते थे वो। फिर उनको बच्चों को जो चाहिए वो पूछते थे, आप आज क्या चाहिए, छोले पूरी, ठीक है। वो सारा बना के तैयार करके सबको क्रेश वो सारा रख के फिर ऑफिस जाएंगे। मीन्स मेरे इतना आगे जाने के पीछे वो, अगर मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरे हस्बैंड नहीं होते तो मैं नहीं आ पाती थी। क्या बात है। और मुझे लगता है कि अगर हमारे यहाँ हर कोई इस तरह से, हर हस्बैंड या इन लॉज या अपने पेरेंट्स इस तरह से सपोर्ट करने लगे बेटियों को, तो कितनी बेटियों का करियर खत्म होने से करना ही चाहिए। क्योंकि आप उनके अपने हो, अगर अपने ही अपनों का साथ नहीं देंगे, लोग ताना मार रहे हैं उनका सुन के आप उनको हैरेस करते रहोगे, आप उसके पीछे अगर डट के खड़े रहते हो ना, तो मेरी जैसी कितनी प्रतीक्षाएं बन सकती है। बिल्कुल सही बात। तो फिर आप जो क्लर्क से AGM तक का सफ़र था आपका, उसमें आपके इंटरनल एग्ज़ाम करके ही आप इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं सारे स्टेज में, मगर ट्रेनिंग ऑफिसर जो बनते हैं, मीन्स प्रोबेशनरी ऑफिसर का जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है ना, तो ट्रेनिंग ऑफिसर का भी स्टेट बैंक में पास होना अपने आप में एक स्टैंडर्ड है। क्योंकि जैसे PO का एग्ज़ाम टफ़ रहता है, वैसे ही ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम बहुत टफ़ रहता है। ऑल ओवर इंडिया उसका रिज़ल्ट लगता है। तो मेरे नसीब से या भगवान की कृपा से नैना पांसे मैम मरोल ब्रांच में, जहाँ मैं क्लर्क होके ट्रांसफ़र होके आई थी, वहाँ मैम का ट्रांसफ़र हो गया। जब मैम आई वहाँ, तो उस टाइम मैं मैटरनिटी लीव पे थी। आर्य के टाइम 6 महीना उसका मैटरनिटी लीव मिलता था, नया नया ही शुरू हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से।
और 2 महीना मैंने मेरा अपना पीएल लिया। और फिर उस 8 महीने में ट्रेनी ऑफिसर को जो भी पढ़ाई लगती थी, मैंने जो बेसिक जो जितना भी समझता था उसका मैंने पढ़ाई किया। उस टाइम भी मेरी एक दीपा कुलकर्णी करके मरोल ब्रांच में ही मेरी एक और कलीग थी। हमारे यहाँ ऐसी फैसिलिटी है कि जो भी एसोसिएशन यूनियन चलाते हैं तो ये एक क्लासेस भी लेते हैं अपने स्टाफ को एनकरेज करने के लिए। तो एसोसिएशन की क्लासेस वो दीपा कुलकर्णी अटेंड करती थी। सारी जो भी उनकी नोट्स, जो भी क्वेश्चन पेपर सारा रहेगा, नेक्स्ट डे ब्रांच में आके सारा उसका कॉपी निकालना, एक कवर में डालना। मेरे हस्बैंड आईआईटी से मरोल आएंगे, फिर उनके हाथ में वो कवर देना डेली, और वो कवर घर आने के बाद फिर मैं वो पढ़ के मैंने अपने आप को तैयार किया। फिर मैं ज्वाइन हो गई, मैटरनिटी ख़त्म हो गई, मेरी पीएल 2 महीना ख़त्म हो गई। फिर मेरे नसीब से पानसे मैम को मैंने देखा। फिर 1-2 बार देखा कि मैम तो एकदम ऐसे फाड़ बोलती है, सब काम एकदम सिस्टमेटिक रहता है और पढ़ाई की स्ट्रीम से ही आई हुई है। तो मैं बोली मैं पूछ लेती हूँ एक दिन। तो मैं डर के गई, बोली मैम ऐसा मुझे ना इस साल जो ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है ना उसमें मुझे अपीयर होना है। उसके लिए जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से मैंने वो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, तो अभी सिर्फ मुझे रिटर्न में जो भी लगता है आप प्लीज़ मेरी तैयारी करोगे क्या। बोलती थी बेटू ठीक है कैसे करोगे। तो मैं बोली मैम दीपा ने जो स्टडी मटेरियल दिया था ना उस हिसाब से मैंने बेसिक की है तैयारी, मगर मैं नहीं जानती। मैम एजीएम थी उस टाइम, तो 9 बजे से 5 बजे तक मैं मेरा पूरा काम करूँगी, आप जो बोलोगे बैंक का। शाम को 5 बजे से रात में 9 बजे तक मैं आपके सामने खड़ी रहूँगी और जो भी मेरे सवाल, जो भी मेरी क्वेरीज है वो आप मुझे प्लीज़ सॉर्ट आउट कराओगे। और मैम ने वो किया 4 घंटे रोज़ डेली, क्योंकि वो इतना आसान है नहीं मैम एग्ज़ाम। और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में टीओ हो गई। तो ये सारा 100% क्रेडिट सिर्फ मेरी नैना पानसे मैम जो है उन्हीं को जाता है। वो अगर उस टाइम नहीं आती ना ब्रांच में। चलिए आपको कुछ सुनवाते हैं। मैं प्रतीक्षा तोंडवलकर को 2003 से जानती हूँ। जब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थी एज अ ब्रांच मैनेजर इन मरोल ब्रांच, और प्रतीक्षा मेरी ब्रांच में काम करती थी। शी फ्रॉम द बिगिनिंग आई फाउंड दैट शी वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर गर्ल। सारा दिन ऑफिस का काम करती थी, शाम को बैठ के 5:30 6:30 के बाद में पढ़ाई करती थी। रात को 9 साढ़े 9 बज जाते थे। उसका छोटा बेबी था, फिर भी आई थिंक शी हैड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम हर हस्बैंड एट होम। तो फिर उनका हेल्प लेके वो पढ़ाई करती थी, और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया। इट इज़ नॉट ईजी वो एग्ज़ाम को क्लियर करना, अच्छे लोग उसको कर नहीं पाते, बट इसने अच्छे क्लियर कर लिया एंड आई फेल्ट वेरी प्राउड अबाउट दैट। उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसने बहुत अच्छा काम किया, आगे बैंक में उसने तरक्की पे तरक्की करी, and ultimately she reached where she had. So I wish her all the best in her future, and I'm sure आगे भी वो कुछ अच्छा करते ही रहेगी। Thank you. थैंक यू सो मच मैम। मगर आप नहीं होते ना तो हो नहीं पाता। ऐसा सपोर्ट होना है, ऐसा कोई तो अगर आपके पीछे टाइमली खड़ा हो जाए तो आप इतना नाम शोहरत आज के दिन जो मिली है, जो मैंने सोचा कि हाँ ये पायदान पे मैं चढ़ूँ, पर चढ़ते समय अगर कोई देता है सपोर्ट तो ये आप आराम से आगे निकल सकते हैं। तो मैं उनका जो भी मेरे ऊपर कर्ज है, मुझे नहीं लगता ये लाइफ में मैं चुका नहीं पाऊँगी कभी भी नहीं। ट्रेनी ऑफिसर जिस दिन बनी प्रतीक्षा जी, वो दिन आज भी याद है? जो फीलिंग हुई होगी, और आपके हस्बैंड कितने खुश हुए होंगे? आज भी याद है। मरोल ब्रांच में थी और मैं और मेरी जो फ्रेंड थी दीपा कुलकर्णी, हम दोनों बन गए ट्रेनिंग ऑफिसर बन गए। पर मेरा इतना उनको ये लग रहा था कि प्रतीक्षा हो गई मीन्स बाप रे जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत भी की। यस, और इतना सारे खुशी के मारे नाच ही रहे थे लिटरली ब्रांच में। मीन्स कस्टमर टाइमिंग है,
लोग क्या बोलेंगे, नहीं, इतना हल्ला गुल्ला, बाप रे, प्रतीक्षा टीओ हो गई, प्रतीक्षा टीओ हो गई। और फिर जब आए हस्बैंड तो पेड़े वगैरह लेके आए। अच्छा, वो एग्जाम नहीं दे रहे थे? ऑफिसर का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, बट आपको सपोर्ट करते? मुझे सपोर्ट, क्योंकि इतना आसान नहीं है और उनका इतना पढ़ाई में इतना वो नहीं था। और उनका ये कहना था कि दोनों भी अगर ऑफिसर बन जाए, एक तरफ, फिर बच्चे, हमारा भविष्य तो अपने बच्चे हैं ना, तो तुम अगर बाहर जाते हो तो मैं बच्चों के साथ रहूँगा। लिटरली मैंने सिर्फ जन्म दिया है, मेरे हस्बैंड ही उनकी माँ थी, जो उनको चाहिए वो सारा वही करके, और वो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा। उनकी तबीयत भी खराब हुई, फिर भी आपकी बहुत केयर करते? पैरालिसिस बाद में उनको हो गया, वो रिकवर पूरी तरह से नहीं हो पाए। 10 साल वो थे, मगर उस दौरान भी बाद में भी परीक्षाएं, जब स्केल 1, फिर डिप्टी मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, ऐसी सारी वो आगे जाते समय भी, जब भी मैं पढ़ाई करके रात में कभी भी सो जाऊँ, कभी भी उन्होंने ऐसा हिला के उठाया नहीं कि उठो जाना है, या वो अपने आप अलार्म लगा के सोई होगी, वो जब उठेगी बीच बीच में आके वो देखते रहते थे, उठी क्या। जैसे ही मैं उठूँगी, लेफ्ट हैंड से जाके गैस चलाना, कॉफ़ी बनाना, मुझे ऐसे कॉफ़ी ला के देना। उनके जैसा कोई नहीं है दुनिया में। वही मैंने बोला ना, सारा जो भी मैंने कठिनाई थी मेरी लाइफ की, उनके ऊपर वो सारा प्यार वाला बैलेंस इधर ही कर दिया भगवान ने। पहले इतनी सारी कठिनाइयाँ दे दी और इतना प्यार करने वाला हस्बैंड भी दे दिया। जो मैं बोलूँगी ना वही फाइनल होता था। मैं बोलूँगी ना अभी रात है तो हाँ रात है, माँ बोल रही है ना, बस नो आर्गुमेंट। और वो संस्कार बच्चों ने भी लिए होंगे। हाँ, बच्चे आपका सम्मान, उतना प्रेम आपसे करते थे। मीन्स विनायक पहले हस्बैंड का था, मगर कभी पाला भी तो इन्होंने। हाँ, कभी भी ऐसे महसूस भी नहीं होने दिया। हम सारे साथ में जब इकट्ठा बैठते हैं ना, तो कोई बोलेगा भी नहीं कि हाँ ये इस रहता है ना कि ये मेरा नहीं है तो इसको। उल्टा विनायक ने जब भी नौकरी रहती थी, पैरालिसिस है तो एक होप रहता है इंसान में कि किसी की तो दवा से दुआ से वो अच्छे हो जाए। तो जैसे ही वो हम लोग सर्च करके रखते थे कि हाँ ये वाला हॉस्पिटल अच्छा है, ये आयुर्वेदिक का अच्छा है, तो जहाँ कोल्हापुर, नासिक, आशा केंद्र, जहाँ भी हमें मालूम होता था ना कि हाँ यहाँ जाने से अच्छे होते हैं लोग, तो वहाँ पे एवरी सैटरडे संडे विनायक का एक वो ड्यूटी ही उसने बना लिया था। एवरी सैटरडे संडे वो अपने पिताजी को मुझे लेके इलाज के लिए हम घूमते रहते थे कि ताकि किसी के तो हाथ को वो आए और वो अच्छे हो जाए करके। उन्होंने कभी भी वो देखा नहीं। बाद में विनायक की तो अच्छी सी नौकरी लगने के बाद, और इसमें इतना, विनायक का जन्म 1983 का है, दीक्षा 1995 की, तो मीन्स फर्क है बहुत कितना। और ये आर्य जो है वो 2002 का है, तो अभी उसके भी अपने बच्चे हैं, मगर ये बचपन से बस जो ये बोलेंगे वो लाके देता है। मीन्स अभी पिताजी नहीं है तो उनके पीछे वो एकदम तीनों भाई बहन एकदम ऐसे हाथ में हाथ डाल के है, बस एकजुट है उनकी बहुत अच्छी। क्या बात। चलिए आपको एक मैसेज और सुनाते हैं। मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी और एक प्रेरणादायी स्टोरी बताना चाहूँगा जो मेरे काफ़ी दिल के करीब है, अबाउट माय मॉम एंड डैड। तो मॉम का प्रमोशन हो गया था, वो ऑफिसर हो चुकी थी, और डैड वाज पैरालाइज्ड इन 2009 अराउंड। लेकिन जिस तरीके से मॉम एंड डैड उस सिचुएशन को हैंडल करते थे वो मेरे लिए काफ़ी प्रेरणादायी है, और वही मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। ये मतलब सुबह हर दिन वो जल्दी उठते थे दोनों, और मम्मी को पढ़ाई करनी होती थी क्योंकि उसको अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ता था। तो वो बैठ के हमारे गैलरी में छोटा सा गार्डन उन्होंने बनाया था दोनों ने, तो उसमें बैठ के वो पढ़ती थी।
और डैड भले वो पैरालाइज थे लेकिन फिर भी वो उसके लिए चाय बनाते थे। अब ऐसे नहीं कि घर में काम करने वाले नहीं थे, बट इट वॉज हिज लव फॉर हर कि वो उसके लिए सुबह उठ के चाय बनाए। एंड देन वो दोनों छोटे से गार्डन में बैठ के बाजू बाजू में, वेयर ही वुड जस्ट वॉच हर, ही वुड जस्ट बी विथ हर, यू नो, व्हाइल शी स्टडीज। एंड और उसकी उनकी कोई उम्मीद नहीं थी कि उनकी यही एक ये थी कि बस वो उसके साथ रहे। जहां पे भी उनको मौका मिलता था, दे वुड ऑलवेज बी टुगेदर, नो मैटर वेयर द लोकेशन इज। सो मैंने यही सीख पाई है कि मतलब घर ये चार दीवारों से नहीं, तो जो उसके अंदर रहने वाले लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, उनसे बनता है। सो दैट्स अ वेरी, आई वुड से, यू नो, आई हैव लिव्ड दैट मोमेंट with my mom and dad. So thank you so much for that. क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो, ऊंचाई पे पहुंचते हो, अगर वो सेलिब्रेट करने के लिए भी अगर आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार साथ नहीं है तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, आपने अपने माता पिता को कैसे माफ़ किया? अभी उस टाइम जब उन्होंने मेरी शादी कराई या जो भी उन्होंने कहा, तो उस टाइम समाज में जो लोग उनके आजू बाजू में रहते थे, तो वो जो गॉसिप और वो पढ़ाई लिखाई नहीं है ना उनकी, वो उसी को मानते थे। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई नहीं है तो आप ग्रो नहीं हो पाते मेंटली, तो जो लोग बोलते हैं उस पर आप ज़्यादा बिलीव करते हो। लेकिन जब हस्बैंड की डेथ हुई तब भी नहीं सपोर्ट कर पाए? हाँ, नहीं कर पाए। उसकी शिकायत नहीं है आपको? नहीं है, क्योंकि अभी भी है, मेरे पापा आते हैं, माँ बाप है, उन्होंने अगर मुझे जन्म दिया ना नहीं होता तो मैं ये कहाँ कर पाती। तो उनका मीन्स गुरु के रूप में जो भी जैसे भी दिया हो, ठीक है, सारा हमने सारे फैसले लेने हैं ऐसा कहीं नहीं होता, करके छोड़ देने का है। क्या तो आपके हस्बैंड ने आपको एजीएम बनते नहीं देखा, कहाँ तक देखा उन्होंने? उन्होंने चीफ मैनेजर, बहुत उनको मैं बहुत मिस कर, आज ये देखने के लिए दिन, खैर मगर बच्चे बोलते हैं वो जहाँ भी रहेंगे वो तेरे इर्द गिर्द ही रहेंगे और तुझे देख के वो हमेशा खुशी होते रहेंगे, क्योंकि उनकी जान बसती थी मुझ में। कोई भी किसी को भी फ़ोन किया ना, तुला माहित आहे का माझी बाय काय झाली, ऐसे एकदम ऐसे। मुझ पे अपने आप पे इतना प्राउड फील नहीं होता कभी कभी, मगर उनको बहुत प्राउड था, बहुत। मैं तो बोलती थी कि मैं तो स्ट्रगल ही कर रही थी ना, जो भी आया, जो भी परिस्थिति आई, उसको मुझे टक्कर देने के सिवाय मेरे पास चॉइस ही नहीं था। मुझे जो भी सिचुएशन आए उसको मैं फेस करती जाऊँ, यही मेरा एक ही था। तो मैं ऐसा कुछ और अलग से या आउट ऑफ बॉक्स कुछ कर रही हूँ, स्पेशल कर रही हूँ, ऐसा मुझे कभी लगा ही नहीं। आप नौकरी कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर कॉलीग आपका बहुत अच्छा हो, है ना। कई बार अरे प्यून है, अरे मैडम को बड़ी पड़ी है ऑफिसर बनने की, अरे इन्हें बहुत करना है, इस तरह के ताने देने वाले भी बहुत होते हैं। तो जब कोई ऐसे ताने आप सुनती थीं तब आप कैसे उनसे डील करती थी? देखिए, इंसान तो सारे तरह के दुनिया में भरे हुए हैं, मगर अगर आपको क्या करना है उसके आप ऊपर आप अगर स्टिक हो जाते हो ना, तो निगेटिव जो थॉट्स है उनको आप बॉदर ही नहीं करना है। पॉजिटिव जो है लोग, उनके साथ ही बात करके आगे बढ़ना है। मेरे स्टेट बैंक में आज तक की हिस्ट्री में स्वीपर लग के क्लेरिकल स्केल 2 तक, स्केल 3 तक हुए हैं, एजीएम आज तक कोई बना नहीं है। तो जब मैं एजीएम बन गई, इतने कॉल आए, क्योंकि मैं बहुत सारी ब्रांचेस में ब्रांच मैनेजर, सर्विस मैनेजर, पीबीडी करके मैंने बहुत अच्छे से काम किया है, और सारे यही एक लाइन बोलते थे कि मैडम हमने आपके साथ काम किया, ये हमें कितना प्राउड फील हो रहा है, अरे हमारी मैडम एजीएम बन गई है, हमने उनके साथ काम किया है, ऐसे उनको प्राउड फील होता है। आज बैंक ने अगर मुझे स्वीपर की सही, अगर मुझे नौकरी नहीं दी होती तो क्या कहाँ होती, तो मैं कहाँ होती। तो मेरा मीन्स मैं बोलूँ ना,
मेरे आपका एक बदन गार्जियन तो के स्टेट बैंक। चमड़े भी निकाल दिया, बदन का स्किन निकाल के उसके जोड़े भी बना दिए ना, और वो बैंक को पहनाए तो भी कम है। क्योंकि अगर वो नहीं रखते तो मैं यहाँ तक आ पाती क्या? क्योंकि जितना भी यहाँ आई रिलेटिव से ज़्यादा मेरे कलीग मीन्स क्या है, बैंक ही है ना। वो कहाँ से आए? वो अगर बैंक में अगर मैं नहीं होती, उनके साथ नहीं रहती, तो मुझे कहाँ हेल्प मिलता था करके। SBI का मैं इतना तहे दिल से 1000 टाइम्स भी उसका शुक्रिया सुबह शाम रटती हूँ ना, तो भी कम है, तो भी। अच्छा, अब जब आप ऑफिसर बन जाते हैं और आप फिर कोई और प्यून को देखते हैं, किसी और गरीब बच्ची को देखते हैं संघर्ष करते, तो ये भी तो लगता है ना कि भी मेरी मदद करने वाले बहुत थे, मुझे भी आगे। मैंने हमेशा मदद का उनको हाथ आगे एनकरेज बढ़ाया। किया है, उनको जब भी लगा है स्टडी मटेरियल दिया है। देखिए, अच्छाई की चेन बढ़ती रहे तो कितना अच्छा लगता है। ऑलवेज। आखिरी सवाल, आपने पढ़ना अभी भी छोड़ा नहीं है? उसके बाद जब आप नेचुरोपैथी हाँ, पढ़ रही हैं? मेरी जो पंडित मैडम की इच्छा जो थी, डॉक्टर मैं इसको बनाऊंगी। मेरे पिताजी को बोले थे कि आप इस बच्ची का शादी मत करा दो, दाखला मत निकालो, मैं इसको अच्छे से डॉक्टर बनाऊंगी, मैं पालूंगी उसको। तो उनका जो सपना था वो मेरे दिल में था। तो एट द एज ऑफ 55 मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स ज्वाइन किया और मैंने 2 साल उसकी पढ़ाई की और फिर मैं नेचुरोपैथी की डॉक्टर बन गई। क्या बात। तो अब रिटायर होने के बाद समय कैसे बिता रही हैं, जिसको इतनी मेहनत करने की आदत हो? हाँ, रिटायर एक तो 2 है मेरे लाइफ के गोल की। एक तो पहले तो मैं जब तक अपने हाथ पैर अच्छे हैं, क्योंकि मेरा दुनिया देखना रह गया है, तो मैं छोटे छोटे अपने इंडिया एंड आउट ऑफ कंट्री, तो हर महीना बच्चे मेरा एक प्लान बना के देते हैं कि मम्मा अभी तो यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। पूरे अगले 3-4 महीने के प्लान बना के रखे हुए हैं। अरे वाह। तो जैसे ही ये करते करते ट्रैवल करते करते जिस एजुकेशन की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई, स्वीपर से आज AGM बन पाई, और मेरा लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में मैं और मेरी फैमिली का अच्छा बड़ा ऊपर अच्छा ले आ पाई। कहाँ आपको एक चौल के एक घर के दरवाजे के बाहर रहती थी और कहाँ अब आप बढ़िया सोसाइटीज में रह रही हैं। तो वो जब आप सोचते हो तो मैं क्यों आई, कैसे आई, तो सिर्फ एजुकेशन। तो उस एजुकेशन को जो कि आज भी अपने पूरे कंट्री में ऐसे बिछड़े हुए लोग हैं जो आज भी एजुकेशन का महत्व नहीं समझते हैं, और या तो अपनी हैसियत की वजह से वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो मैं अपने ये ट्रैवल के साथ में और ट्रैवल के बाद भी मैं वैसे ढूंढूंगी, और एक्चुअल जो पर्सन नीडी है उसको मैं हेल्प करूंगी। बहुत अच्छा लगा प्रतीक्षा जी, आपसे मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिला। चलते चलते मैं चाहूँगी कि जो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी संकट आए आप कभी भी डरिए मत, उसका सामना करिए, और पढ़ाई को कभी ना छोड़े, क्योंकि एक ही वो चाबी है, हज़ारों तालों की एक ही चाबी, आपकी एजुकेशन। किसी भी एज में स्टार्ट करिए ना, और कितनी भी मेहनत करना पड़े, दिन भर मेहनत करो, रात में पढ़ो, एक काम करते करते पढ़ो, मगर वो छोड़ो मत। और जब भी आप पढ़ते हो या अपनी अच्छी पोस्ट बनाते हो तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स उनको भी कभी मत भूलो, उनको भी साथ में लेके, उनमें प्यार बांट के, उनको भी अपना जो भी है शेयर करके, क्योंकि वो भी लाइफ में ज़रूरी होता है। क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बिना तो कोई भी आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो फैमिली सपोर्ट अगर हमें चाहिए, एक हाथ से तो ताली तो बजती नहीं है, दोनों हाथ लगते हैं। तो आप भी सपोर्ट देना है और सामने वाला का भी सपोर्ट हम हक से डिमांड कर सकते हैं। यही मेरी सबके लिए राय है। क्या बात है, बहुत 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 मज़ा आया आपसे मिलकर प्रतीक्षा जी, बहुत सारे इंस्पिरेशन। अब मैं भी सोच रही हूँ आगे क्या पढ़ाई की जाए, आपसे सीखे कुछ छोटे छोटे तोहफे हम आपके लिए लेकर आए। नहीं, तोहफों का जरूरत नहीं है। अरे नहीं। कठिनाई की अपनी जिद है, हिम्मत की है अपनी जिद। एक समय में सब कुछ खोया लेकिन हिम्मत ना खोई, आंसू से भीगी मिट्टी में आशा की फसलें बोई।
सूनी आंखों को बंजर भी होने दिया ना ख्वाबों से। उन आंखों के सपनों ने फिर कर ही डाली पूरी जिद। कठिनाई की अपनी जिद है, हिम्मत की है अपनी जिद। परिस्थिति का सागर नापा, अपनी गहराई देखी, मंजिल की छत देखी, फिर सीढ़ी की ऊंचाई देखी। एक कदम, फिर एक कदम, फिर एक कदम, फिर एक कदम, मुड़कर फिर पीछे न देखा। उसने ठानी ऐसी जिद। कठिनाई की अपनी जिद है, हिम्मत की है अपनी जिद।